अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नोवेल डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है क्रैकिंग इंडिया और इसका एक और नाम है विच इज़ आइस कैंडिंग मैन। इस नोवेल के राइटर हैं बैप्टिस्ट सिद्धवा, जिन्होंने इस नोवेल के अंदर पार्टीशन के पिक्चर को प्रेजेंट किया है। ठीक है, बिफोर पार्टीशन और आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ, क्या क्या क्राइसिस फेस करना पड़े, सो ऑन। हम जो है इस नोवेल के ऊपर अब तक 3 लेक्चर्स बना चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सेकंड लेक्चर से हमने हमारी समरी शुरू की थी एंड देन थर्ड में भी हम समरी को ही डिस्कस कर रहे थे। आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें अगेन हम समरी को जहाँ पे लास्ट छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने जब बात कर रहे थे तो तब देखा था कि जो लेनी थी उसके ड्रीम्स की बात की जा रही थी। ठीक है, लेनी को डिफरेंट ड्रीम्स आ रहे थे और सब के सब ड्रीम्स जो थे वो फोर शैडो कर रहे थे वायलेंस को, ब्लडशेड को, पार्टीशन को, डेथ को, डिके को, डिस्ट्रक्शन को। आज देखते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3 तक समरी कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 है। हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें हमारे पास लेनी का एक भाई आता है जिसका नाम है आदि। आदि जो है ये 4 साल का है, जिसके बारे में लेनी कहती है कि ही इज़ 4 a year and a month younger than me। ठीक है, मतलब ये a year and a month छोटा है किससे, लेनी से। तो ही इज़ अराउंड अबाउट 4 years old और ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है और अनफ्रेंडली नेचर है इसकी, ज़्यादातर लोगों के अंदर घुलता मिलता नहीं है। लेनी जो है बड़ा क्यूरियस होती है इसके अबाउट, लेकिन ये ज़्यादातर लेनी को भी मतलब टाइम नहीं देता, अकेला ही टाइम अपना गुजारता है मोस्टली। बाय अपीयरेंस इस बच्चे की बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत बच्चा दिखाया गया है। कहा गया है कि इसके फेमिनिन फीचर्स थे और इसके फेमिनिन फीचर की बेस पे इसको लेनी सिसी कहा करती थी, मतलब सिस्टर। लेनी बताती कि एक सुबह ऐसा हुआ, मैं और मेरा कज़न जो था हमने क्या किया कि आदि सो रहा था, हम आदि के पास गए और जाके इसके लिप्स देखना शुरू कर दिए। वो बहुत पिंक थे, जैसे इसने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगाई हो, ऐसा दिख रहा था। कहती है फिर हमने आदि से पूछा कि तुमने लिपस्टिक लगाई है, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने इसके होंठों को साफ़ किया तो वाकई उसने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी, उसके होंठ नेचुरली पिंक थे। और वहाँ पे जो इनका कज़न होता है वो रिमार्क देता है कि आदि को एक लड़के की बजाय एक लड़की की फॉर्म में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि इसके सारे फीचर्स जो हैं वो लड़कियों वाले हैं। और यहाँ पे कज़न के इस रिमार्क के थ्रू, मतलब ही शुड हैव बीन अ गर्ल, इस रिमार्क के थ्रू राइटर बेसिकली फेमिनिज्म क्रिएट कर रही है। किस तरह से कि उसके पास फेमिनिन फीचर्स हैं। ठीक है, वो फ्रेजाइल है, कमज़ोर है, वीक सा दिखाया गया बच्चा। दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा गया कि इसको एक लड़की होना चाहिए। उसके होंठ भी ठीक है, लाइक उसके अंदर फुल ब्यूटी है जो कि एक लड़की के अंदर होती है सारी की सारी। और इसके अलावा इसी करेक्टर के थ्रू हमारे पास हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म भी। किस तरह से कि आया जो है वो बड़ा प्राउड फील करती है जब भी वो आदि के साथ बाहर जाती है। वो आदि को लॉरेंस गार्डन में लेके जाएगी, वहाँ पे इंग्लिश मैन भी होंगे, मतलब अंग्रेज़ों के बच्चे भी होंगे आगे से। ठीक है, इंग्लिश चिल्ड्रन भी होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे आदि भी होगा। मीन्स ये तो इंग्लिश नहीं है ना, ये तो पारसी फैमिली से बिलोंग करते ब्लैक्स हैं। तो एनी हाउ अब क्या होगा कि आया जो है वो अपने साथ आदि को जब लेके जाती है लॉरेंस गार्डन में, वहाँ पे ऐसा होता है कि आदि जो है बाय लुक एक अंग्रेज़ दिखता है। ठीक है, एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा। तो बेसिकली जो आया है वो इसके लिए सेंटेंस यूज़ करती है, वर्ड्स यूज़ करती है, ही इज़ माई लिटिल इंग्लिश बाबा। तो एनी हाउ जब ये लॉरेंस गार्डन में जाते हैं और आदि जब इंग्लिश बॉयज़ के साथ एंड गर्ल्स के साथ वहाँ पे खेलता है तो आया उनको देखती है और बड़ा खुश होती है विद प्राइड, एक प्राइड के साथ। तो यहाँ पे एक एम्बिवेलेंट एटीट्यूड दिखाया गया है। किस तरह से, आपने होमी की भाभा को पढ़ा होगा, उसकी एक टर्म है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस क्या होता है, लव हेट एटीट्यूड। ठीक है, कि सेम टाइम पे आपको लव की फीलिंग्स भी हो और सेम टाइम पे आपको हेट की फीलिंग्स भी हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आया के अंदर हमें एम्बिवेलेंट करेक्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल टर्म एम्बिवेलेंट प्रूव होती नज़र आ रही है। किस तरह से कि ऑन द वन साइड क्या कर रहे हैं ये लोग, अंग्रेज़ों के जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसे ऐसे हथकंडे कर रहे हैं, काम करे कि अंग्रेज़ चले जाएं यहाँ से।
ऑन द अदर हैंड आया जो है अपने साथ आदि को लेके जाती है गार्डन में, और जब आदि वाइट बॉयज़ वाइट गर्ल्स के साथ खेलता है तो बड़ा प्राइड फील करती है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, लाइक एंड डिसलाइक सेम टाइम पे, यानी एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। और अगर होमी के भाभा की टर्म के बारे में बात करें तो एम्बिवेलेंस की टर्म यहाँ पे अप्लाई होती है। अच्छा, अब इस सीन के बाद हम देखते हैं स्टोरी के अंदर कि नाइट का टाइम है, लेनी और आदि अपने अपने कोट्स में अपने अपने बेड पे सो रहे हैं। अब उस ड्यूरेशन में जो लेनी है वो डिफरेंट ड्रीम्स के बारे में बात करती है। हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट नाइटमेयर्स के बारे में बात की जाती है, और ये नाइटमेयर्स अगेन फॉर शैडोइंग का काम कर रहे होते हैं। जैसे कि लेनी कहती है, स्क्रीन पे देखें, आई अवेक एवरी मॉर्निंग टू द लाइन्स रॉर, ही सेट्स अबाउट इट एट द क्रैक ऑफ डॉन, ब्लाइटिंग माई ड्रीम्स। मतलब वो लाइन जो इसने एक दफ़ा जू में देखा था, उसके बाद डर गई थी उसको देख के, तो ये उसी लाइन का अगेन एंड अगेन जिक्र करती है। कभी नाइटमेयर की फॉर्म में उसके पास आता है, कभी वो उसके बारे में सोचती रहती है। तो ये जो लाइन है ये सिम्बॉलिक है। हमारे पास एक सिंबल आ गया सामने, सिम्बॉलिक किस चीज़ का है, वॉयलेंस का। ठीक है, किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, वॉयलेंस को, डेथ को, डिके को, डिस्ट्रक्शन को। कहती है कि एक ऐसी चीज़, मतलब लाइन क्या चीज़ सिंबलाइज कर रही है कि आप अपने घर पे हो, आप अपने घर पे सुकून से सो भी रहे हो, तो लाइन आके आपका सुकून तबाह कर देगा। तो इस तरह से यह चीज़ अब यहाँ पे बात कही गई जा रही है कि आप जो सेफेस्ट प्लेस पे क्यों ना हो, लेकिन जब पार्टीशन होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका पीस डिस्ट्रॉय होगा। तो आप अपनी तरफ से जिस चीज़ को सेफ समझ रहे होगे ना, वो प्लेस भी आपके लिए सेफ नहीं होगी। डेथ, डिस्ट्रक्शन, ब्लडशेड जो है वो हर जगह पे होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 4 में भी जो बैप्सी सिद्रा उन्होंने ड्रीम को और फोरशैडोइंग की टेक्निक को कंटिन्यू रखा है। तो इनके राइटिंग स्टाइल में अगर बात की जाए तो फोरशैडोइंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नोवेल के रेलेवेंट क्वेश्चन किया भी जा सकता है कि बैप्सी सिद्रा ने अपने इस नोवेल के अंदर फोरशैडोइंग की टेक्निक यूज़ की है, डिस्कस करें। तो हम देखते हैं थ्रू एंड थ्रू इसमें है, बहुत जगहों पे है, ड्रीम्स, इवन के डायलॉग्स। जैसे कि आप चैप्टर 4 में हम डायलॉग देखेंगे कि कट देयर थ्रोट्स, उनके गले काट दो। ठीक है, आई कट योर थ्रोट, इस तरह के सेंटेंस हम लोगों को देखने के मिलेंगे, जो कि सेंटेंस कौन से हैं, वॉयलेंस वाले सेंटेंस हैं। तो एनी हाउ, अब इस इवेंट के बाद नेक्स्ट सीन देखते हैं इसी चैप्टर के अंदर। वो क्या होता है कि विंटर का टाइम शुरू हो गया है। आइस कैंडी मैन पॉप्सिकल सेल करता था, वो पॉप्सिकल्स इसके स्केल नहीं हो रहे थे विंटर के टाइम पीरियड में। वो क्या बन गया, वो यहाँ पे एक बर्ड मैन बन गया। हम देखेंगे आइस कैंडी मैन क्या है, वक्त के साथ साथ खुद के करेक्टर को बदलता रहता है। तो ये क्या हुआ, वो करेक्टर जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है उसको कहते हैं राउंड करेक्टर। तो आइस कैंडी मैन एक राउंड करेक्टर है हमारे पास, और ऐसा करेक्टर जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो स्टोरी के स्टार्ट पे वो था और स्टोरी के एंड पे भी वो रहे, उसको कहते हैं फ्लैट करेक्टर। उसका एक और नाम है वो स्टैटिक करेक्टर। ठीक है, जो करेक्टर स्टोरी के स्टार्ट में जो था और स्टोरी के एंड पे भी वही रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, उसको हम कहते हैं स्टैटिक करेक्टर या फिर फ्लैट करेक्टर। और अगर करेक्टर स्टोरी पे कुछ था और स्टोरी के एंड पे कुछ और हो गया, ठीक है, चेंजेस आ गई, तो क्या हो गया वो करेक्टर, वो राउंड करेक्टर होगा या फिर डायनामिक करेक्टर। तो आइस कैंडी मैन हमारे पास कैसा करेक्टर होगा स्टोरी के अंदर, वो एक डायनामिक करेक्टर होगा जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता जाएगा, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आती जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, डायनामिक भी और राउंड भी। ठीक है, ये दो नाम होते हैं उन करेक्टर के जो कि स्टार्टिंग पे कुछ होते हैं और एंड पे कुछ हो जाते हैं। तो आइस कैंडी मैन जो है वो अब एक बर्ड मैन बन गया है, वो परिंदे बेचता है। किस तरह से, इसने अपने पास स्पैरोज और पैरट्स रखे हुए हैं, और क्या करता है, ये उनको थ्रेट करता है, उनको डराता है, कहता है कट देयर थ्रोट्स, उनके जो गले हैं वो काट दो। या फिर कहता है आई ब्रेक योर नेक यू नॉटी बर्ड्स, यू डू टू मच ची ची। मतलब उनको धमकाता है, डराता है। किनको, परिंदों को, कि वो उनको बार, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बेशक याद कर लें लाजमी। कहता है आई ब्रेक योर नेक, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, यू नोटी बर्ड्स, तुम बदमाश परिंदो, यू डू टू मच ची ची, तुम बहुत ची ची करते हो, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। और इसी पैराग्राफ में जब ये उन परिंदों को डांट रहा है तो एक और लाइन बोलता है, कहता है कि लोग क्या सोचेंगे, आई नॉट टीच यू, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, यू लाइक जंगली लायंस इन जू, तुम जो जू के अंदर जंगली लायंस होते हो ना, उनकी तरह के हो। आई कट योर थ्रोट, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा।
अब ये सेंटेंस कैसे के थे? डराने वाले, खौफ क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है सिंबॉलिक है। कह कौन रहा है? आइस कैंडी मैन। और कह किनको रहा है? बर्ड्स को। और क्यों कह रहा है? ये बेसिकली डरा धमका इसलिए रहा है ताकि लोग जो है इसको पैसे दे और पैसे दे के इसे परिंदों को आज़ाद करवा ले। ये फोरशैडोइंग है, अगेन टेक्निक यूज़ की गई। क्यों, किस तरह से, हम देखेंगे। अभी ये आइस कैंडी मैन एक लवेबल, एक काइंड हार्टेड पर्सन दिखाया गया हुआ है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया हुआ है। लेकिन लेटर ऑन यही आइस कैंडी मैन क्या हो जाएगा, हम देखेंगे एक ट्विस्ट आएगा स्टोरी के अंदर, आया और इसके दरमियान में एक कन्फ्लिक्ट आएगा और ये एक रिवेंज, बदला लेने की आग इसके अंदर लग जाएगी। और उस टाइम पे वो बदला लेने की आग पे अभी जो सेंटेंस बोल रहा है ना, आई कट योर थ्रोट, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, बिल्कुल वैसे ही ये एक्ट करके दिखाएगा। स्टोरी में जब हम आगे देखेंगे तो बिल्कुल यही कुछ होने वाला है। यही पर्सन आइस कैंडी मैन, एक जो कि अच्छा इंसान दिखाया जा रहा है अब तक, बाद में इसके अंदर एक बदला लेने की आग लग जाएगी। क्यों? वो बदला क्यों लेना चाहेगा? बेसिकली वो हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था जिसमें कई मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे आफ्टर द पार्टीशन। जब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो उस ट्रेन के ऊपर सिख ने अटैक कर दिया, कई लोगों ने अटैक कर दिया, डिफरेंट जो रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे जब अटैक किया तो उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज़ थी, कोई ज़िंदा लोग नहीं थे। तो उस टाइम पे आइस कैंडी मैन जो है वो कहता है अब तो वो रिवेंज लेकर रहेगा, वो बदला लेकर रहेगा। तो तब फिर आइस कैंडी मैन अगेन चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो बदला लेने के लिए निकल पड़ता है अपनी प्लेस से आया के पास, आया को किडनैप कर लेता है एंड सो ऑन। बहुत कुछ आगे होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सारी की सारी बेस कर रही है पार्टीशन के ऊपर। तो एनी हाउ इस तरह अभी स्टार्टिंग पे हम देख रहे हैं चैप्टर 4 में कि आइस कैंडी मैन इस तरह से रात धमका के परिंदों को क्या कर रहा है, जो आसपास के लोग हैं, जो इंग्लिश वीमेन हैं, उनके सामने ऐसा करता है और क्या इस तरह करके वो उनसे पैसे लेता है और पैसे लेके जो परिंदे हैं उनको आज़ाद कर देता है। तो ये उसका सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया। इसके बाद क्या होता है, कहते जब भी आइस कैंडी मैन की सेल अच्छी होती थी तो आइस कैंडी मैन सेल के बाद मुझे मतलब लैनी को, आया को और आदि को लंच पे लेके जाया करता था। और वहाँ पे मोजंग चुंगी, ठीक है, ये होटल का नेम है, रेस्टोरेंट का नेम है, जो कि आया का फेवरेट रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लेके जाया करता था इनको। कहती है उस रेस्टोरेंट का जो प्रोप्राइटर था वो बेसिकली एक पहलवान था। यहाँ पे वर्ड पहलवान ही यूज़ किया है। ये क्या आ गया वर्ड, इसको हम कहते हैं पिंग्लिश। पिंग्लिश मीन्स कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को तोड़ फोड़ कर उसके अंदर अपनी लैंग्वेज यानी कि पाकिस्तानी लैंग्वेज के वर्ड डाल दिए जाएं तो वर्ड पिंग्लिश बन जाता है। ये किसने किया? पोस्ट कॉलोनियल राइटर ने किया, अपना एग्रेशन दिखाते हुए। उन्होंने इंग्लिश की, कहते थे इंग्लिश बड़ी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, सो ऑन, तो उन्होंने इंग्लिश को डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड दिखाया उसकी तरफ, अपना एग्रेशन दिखाया इंग्लिश की तरफ ना। तो एनी हाउ जब हम इंग्लिश लिख रहे हो, बीच में पाकिस्तानी वर्ड, अपने नेटिव वर्ड ऐड कर दे, उर्दू लैंग्वेज के वर्ड ऐड कर दे, तो वो क्या बन जाता है? पिंग्लिश। इस तरह से अगर वहाँ पे इंडियन के वर्ड ऐड कर दिए जाए हिंदी लैंग्वेज के, तो वर्ड आई से इंग्लिश बन जाता है, ठीक है, ये आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में पढ़ रहे होंगे, तो वो आई से इंग्लिश बन जाता है। और इसके अलावा इस टेक्निक को एक और नाम दिया जाता है, वो है अप्रोप्रिएशन। मैं आपको प्रीवियस भी लेक्चर में बता चुकी हूँ, एक है एब्रोगेशन, दूसरा अप्रोप्रिएशन। एब्रोगेशन मतलब टोटल रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, के जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने। और अप्रोप्रिएशन मीन्स कि इसमें अप्रोप्रिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो राइटर होते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर, वो इंग्लिश लैंग्वेज को तो यूज़ करते हैं लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ फोड़ देते हैं और उसके अंदर अपने नेटिव लैंग्वेज के वर्ड्स को ऐड करते हैं। ठीक हो गया। एनी हाउ ये जब लंच कर रहे थे वहाँ पे आइस कैंडी मैन आया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जब आया अपना लंच कंप्लीट कर लेती है, अपना मील ख़त्म कर लेती है, तो उस टाइम पे आया जाने लगती है वहाँ से। आइस कैंडी मैन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन आया वहाँ से जाने की पूरी कोशिश करती है। वो इवन के आया को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आओ हम सिनेमा चलते हैं, लेकिन आया जो है वो नहीं रुक रही होती। लेकिन फाइनली इन दोनों की बातचीत के बाद 10 मिनट्स मोर आया उसको देती कि दोनों आपस में गपशप कर लें, बातचीत कर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइस कैंडी मैन जो है वो अगेन एंड अगेन कैसे आया को हासिल करने की कोशिश कर रहा है,
कैसे आया के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है और जो चीज़ इसको चाहिए वो चीज़ वो लेकर रह रहा है। जैसा कि इसने फाइनली आया को कन्विंस कर लिया कि 10 मिनट्स मोर वो इसके साथ बैठ के बातचीत कर ले और वो एग्री हो गई। अब यहाँ पे लैनी हमें बताती है कि जो आइस कैंडी मैन है वो एक मुस्लिम है और वो हमें न्यूज़ क्या बता रहा है। कहती है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जो कि उर्दू लैंग्वेज में है। वो उर्दू लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बताता है कि जो जर्मन्स क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, ठीक है। कहते जर्मन्स ने एक वी बॉम्ब बनाया है ताकि वो उस वी बॉम्ब के थ्रू जो ब्रिटिश है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ब्रिटेन को डिस्ट्रॉय कर दे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, किसको डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है, ब्रिटिश को, ठीक है। मतलब ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट में से एक एलिमेंट है कि जो सब कॉन्टिनेंट के पीपल थे वो चाहते थे कि जो अंग्रेज़ है यहाँ से चला जाए, ठीक है, और अंग्रेज़ डिस्ट्रॉय हो जाए क्योंकि अंग्रेज़ इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं जर्मन ने वी बॉम्ब तैयार किया है जो कि ब्रिटिश को तबाह कर देगा, उसको आग बना कर रख देगा, उसको राख बना कर रख देगा। और यहाँ पे एक और थीम आ गया, पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का। इसके साथ एक और थीम, मतलब एक और सेंटेंस, वो जब ये बात करता है ना वी बॉम्ब की, वर्ल्ड वॉर 2 की, जर्मन्स की, इसी के साथ वो एक और बात करता है सुभाष चंद्र बोसे जी की। कहते हैं ये एक हिंदू पेट्रियट है, ठीक है, एक हुब्बुल वतन, अपने वतन से प्यार करने वाला, अपने मुल्क से प्यार करने वाला, जिसने ना बर्मा के अंदर जापानीज साइड को सपोर्ट किया था। कहते हैं उन्होंने जब जापानीज साइड को सपोर्ट किया था, उनका कहना है कि जो जापानीज है ना वो इंडिया को अंग्रेज से आज़ादी दिलवाने में हेल्प करेंगे। अगेन यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज का वर्ड अंग्रेज़ यूज़ किया गया है, ठीक है। मैं पहले डिटेल बता चुकी हूँ, उर्दू लैंग्वेज के जब वर्ड यूज़ किए जाएँ इंग्लिश राइटिंग के अंदर तो वो क्या है, या तो इंग्लिश अप्रोप्रिएशन सो ऑन। और यहाँ पे एक और सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि आइस कैंडी मैन कहता है इफ़ वी वॉन्ट इंडिया बैक वी मस्ट टेक प्राइड इन आवर कस्टम्स, आवर क्लॉथ्स, आवर लैंग्वेजेस and not go mouthing the god pit of the English। कहते हैं अगर हम इंडिया को वापस लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, अंग्रेज़ों से। तो कहते हैं अगर हम इंडिया को वापस लेना चाहते हैं तो हम लोगों को हमारे कस्टम्स में, हमारे क्लोथ्स में, हमारे लैंग्वेजेस में प्राइड फील करना चाहिए। हम लोग को जो ये इंग्लिश की गोट पिट सोट पिट है ना, कहते हैं इसको नहीं सीखना चाहिए, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी क्या हो गया, एक और पोस्ट कॉलोनियल कोटेशन आ गई, पोस्ट कॉलोनियल एटीट्यूड आ गया हमारे पास, एक एग्रेशन नज़र आ गया टुवर्ड्स वाइट मैन। ये सारी क्या पर्सनल मिक्सेस विद पॉलिटिक्स का थीम को हाईलाइट कर रही हैं। लेनी फर्दर बताती है कि जब भी आइस कैंडी मैन बात करता तो अपनी बात के अंदर नेहरू, गांधी जी, जिन्ना, इनकी बात करता। लेनी कहती थी मैं इन सब बातों से बड़ा बोर होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी क्यों लोग इनके बारे में कॉन्स्टेंटली बातें करी जाती जिनसे वो कभी मिले भी नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आइस कैंडी मैन आया से पूछता है कि क्या वो पंजाब से है, और अगर वो पंजाब से है तो उसने ड्रेस पंजाबियों वाला क्यों नहीं पहना, उसको पंजाबियों वाला ड्रेस शलवार कमीज पहननी चाहिए इंस्टेड ऑफ साड़ी। आगे से आया जो है वो कहती है अगर मैं ड्रेस पंजाबियों वाला पहनती हूँ तो मुझे जो मेरी सैलरी है वो उसके हाफ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन अबाउट ड्रेस बेसिकली इंडिकेट करिए रिलीजियस डिफरेंसेस को, ठीक है। जो आइस कैंडी मैन है वो मुस्लिम है, आया हिंदू है। आइस कैंडी मैन सोचता है एक पंजाबी एक मुस्लिम को सलवार कमीज पहननी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो आया का एटीट्यूड दिखाया गया है वो रिलीजन से इतना अटैच नहीं दिखाई गई। क्यों, वो बेसिकली ड्रेस इसलिए नहीं पहन रही कि वो हिंदू है, वो साड़ी इसलिए पहन रही ताकि उसको जो पे है वो ज़्यादा मिले, जो उसकी प्रॉपर पे है उसको वो मिले। कहती अगर मैं साड़ी नहीं पहनती या पंजाबी ड्रेस पहनती हूँ तो जो मेरी पे है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ड्रेस के लिहाज से बात की जाए तो साड़ी जो है वो हिंदू कल्चर की आइडेंटिटी है और शलवार कमीज जो है वो मुस्लिम कल्चर की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी की भी बात लाई जा सकती है। एनी हाउ, ये साड़ी और पंजाबी ड्रेस की डिस्कशन के बाद आइस कैंडी मैन जो है वो अगेन आया को टीज करने की, फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मतलब अपना पाँव जो है वो आया को लगाने की कोशिश करता है। और उस टाइम पे आया जो है वो कहती है कि जर्मन ने वी बॉम्ब बनाया है ना, मैं वो तुम्हारे ऊपर मार के तुम्हें अटैक करके तुम्हें ख़त्म कर दूंगी।
फिर जो आइस कैंडी मैन है वो एक कहते नहीं मुर्गा बन जाओ, वैसे मुर्गा बन जाता है और मुर्गा बन के उससे माफ़ी मांगता है, ठीक है। और जब वो उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसने आदि को अपने ऊपर बिठाया हुआ होता है, हर कोई हंस रहा होता है। आइस कैंडी मैन आया को फोर्स करता है कि तुम जो मेरे साथ सिनेमा चलो वरना मैं आदि को गिरा दूंगा। तो यहाँ पे देखा आइस कैंडी मैन जो है ना वीक पॉइंट पकड़ के आया को तंग कर रहा है। आया जो है वो फाइनली मान जाती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ सिनेमा जाऊंगी, तो वो आदि को छोड़ देता है। आदि इज सेव्ड, ठीक है, आदि बच जाता है। इसके बाद जब आदि बच जाता है, यानी कि आइस कैंडी मैन आदि को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आया जो है अपना सैंडल उतार के आइस कैंडी मैन को मारती है जब तक कि आइस कैंडी मैन वहां से भाग ना जाए। तो हमने देखा अभी आइस कैंडी मैन की पिटाई हुई है, किससे? आया से हुई है, उसने उसको सैंडल से मारा है, ठीक है। ये सब कुछ आइस कैंडी मैन और आया का रिलेशनशिप जो है ना ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि यही स्टोरी को आगे फर्दर लेके जाएगा कि स्टोरी कैसे शुरू हो रही है। हमने देखा इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मेनली फोकस इनके रिलेशनशिप पे किया गया है, आइस कैंडी मैन पे और आया पे, और दो ही कैरेक्टर की डिस्कशन जो है वो ज़्यादा चल रही है, आया की और आइस कैंडी मैन की। तो एनी हाउ आज का लेक्चर हम आया और आइस कैंडी मैन पे करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा, काफ़ी आपका नॉलेज बढ़ रहा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी वीडियो आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआओं में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।